वेलकम मित्रों। आइए आज हम लोग अपने YouTube चैनल हिंदी बोधशिला पर शुद्ध और अशुद्ध का टारगेट करते हुए शब्दों की वर्तनी पर ध्यान दें, क्योंकि अगर हमको ये पता है कि शब्द की ये वर्तनी इस कारण से है तो हम कभी भी शब्द की वर्तनी में अशुद्धता नहीं कर सकते। इसी के मद्देनजर, क्योंकि अभी आरओ चल रहा है, तो आरओ के ही परिप्रेक्ष्य में वर्तनी के ही मद्देनजर हम लोग कुछ विचार करेंगे यहाँ। इसमें सबसे पहला हमारा आप लोगों से टारगेट है स का, यानी दंती स का मूर्धन्यीकरण। इससे जो शब्द बनते हैं उस शब्द की प्रांजलता, उसकी विशुद्धता हम कैसे ग्राह्य करें। तो आप लोगों के डिमांड पे ही मैं ये चीज आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहला हमारा लक्ष्य है कि दंत स का मूर्धन्य स में किन कारणों से कब परिवर्तन होता है। यदि इसका ज्ञान रहेगा तो वर्तनी हमारी अपनी जगह परफेक्ट रहेगी। तो सबसे पहला काम है कि स का मूर्धन्यीकरण। ये क्या है? स का मूर्धन्यीकरण यानी श, तात्पर्य कहने का कि ये वाला श कब बनेगा। दंत स का मूर्धन्य स में परिवर्तन कब होगा, किन किन कारणों से ये परिवर्तन होते हैं। तो मेरे बच्चों, इसको ध्यान में रखते हुए आप देखिएगा कि ये श्रीमान जी कह रहे हैं कि यदि मूल स्वर में कौन कौन है? आ भी ले लीजिए, ई और उ, प्लस दंत स बराबर मूर्धन्य स। इसको याद रखिएगा, दंत स बराबर मूर्धन्य स। यानी यदि स्वर के बाद यदि हमको दंत स मिल रहा है तो ये दंत स मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। दंत स मूर्धन्य स में कब परिवर्तित होगा? जब पूर्व पद के अंत में स्वर आए, उसके बाद दंती स आए। जैसे देखिए मित्र, हमने यहां पर लिखा अभी प्लस सेक। अब देखिए पूर्व पद के अंत में ई आया, ई के बाद स आएगा तो स बन जाएगा। अब यहां पर ये वाला स क्या बनेगा? मूर्धन्य स। क्या हो जाएगा? ये अभिषेक। परिवर्तन हुआ। अब यहां पर देखिए ई के बाद श है। अब आप एक कह सकते हैं कि सर यहां भ के बाद स है। तो आपकी जानकारी के लिए अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो आपको तोड़ के दिखा रहा हूं। अ भ ई श ए और क। तो देखिए यहां पर क्या है? ई के बाद श आ गया। तो इसका मतलब सीधा है कि ये वाला जो स है वो दंत स है, लेकिन ई के कारण इसका परिवर्तन श में हो गया। तो यहां अभि प्लस सेक बराबर क्या हो गया? अभिषेक। इसी तरह से वी प्लस सम
क्या हो जाएगा ये विषम, वि प्लस सय क्या हो गया ये विषय, वि प्लस शाक्त क्या हो जाएगा विषाक्त। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों। उसी तरह से उपनि प्लस सत, उपनि प्लस सद क्या हो जाएगा यहां पर उपनिषद। क्या हो गया उपनिषद। नी प्लस स्नात, नी प्लस स्नात। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां दो संधियां आ जाएंगी, यहां पर दो संधि आ जाएगी, इसको गौर कीजिएगा। ये क्या हो जाएगा निष्णात। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये नियम एक, इसमें एक और नियम है, उस नियम का जिक्र मैं कर दे रहा हूं कि यदि री र और श के बाद न आएगा तो ये न ण बन जाएगा। री र श के बाद अगर न आता है तो न ण बन जाता है। यहां पर देखिए क्या हुआ, अगर इस स का परिवर्तन हमने मूर्धन्य श में किया तो मूर्धन्य स यहां है। यदि इस स का परिवर्तन मूर्धन्य श में होगा तो ये जो न है, न फिर ण बन जाएगा। इसमें दो संधियां हैं, इसको ध्यान दीजिएगा कि यदि री र श के बाद न आता है तो न ण में परिवर्तित हो जाता है। यहां नी प्लस स्नात मैंने बोला, तो अब नी के बाद ई के आने के बाद ए दंत स मूर्धन्य स में परिवर्तित हो रहा है। अब मूर्धन्य स के जस्ट बाद न है तो न भी ण में परिवर्तित होकर के क्या बन जाएगा ये निष्णात। नी प्लस संग, नी प्लस संग क्या हो जाएगा ये निसंग। ध्यान दीजिएगा, नी प्लस संग क्या हो गया निसंग। इसी तरह से हमने यहां लिखा सु प्लस सुप्त क्या हो जाएगा ये सुषुप्त। सु प्लस समा, सु प्लस समा क्या हो जाएगा यहां सुषमा। सु प्लस स्मिता, स्लू प्लस स्मिता क्या हो जाएगा सुष्मिता। क्या हो जाएगा सुष्मिता। अब इस प्रकार से हमने देखा, वी हो गया, उ हो गया। आइए उस पर देख लेते हैं। बी प्लस एम ओ, तो स्वर का जो मूल परिवर्तन हुआ, इस दंत सा का मूर्धन्य सा में परिवर्तन, यानी सा का मूर्धन्यीकरण। तो मेरे बच्चों अब इस शब्दों पर ध्यान दीजिए। अगर ये शब्द जैसे मान लो कि आपको दे दिया गया विषाक्त, विषाक्त का सही विश्लेषण कीजिए। अब सही विश्लेषण के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं विषाक्त, ये भी लिख सकते हैं विषाक्त, ये भी लिख सकते हैं विषाक्त, ये भी लिख सकते हैं। अब सवाल आता है कि इसमें कौन सही है, किसको हम सही माने, या वर्तनी इसमें से इन तीनों में से किसकी वर्तनी सही है। तो अब हमारे पास अगर ज्ञान है कि नहीं यार ये वी उपसर्ग से बना हुआ है, ये शब्द किससे बना है वी उपसर्ग से बना है, तो वी के लास्ट में ई है, ई के बाद अगर हमको दंत स दिख रहा है
तो दंत स मूर्धन्य स होना चाहिए। इस नियम के हिसाब से ये वाला नियम अपने जगह सही आ जाएगा, ये हो जाएगा विषाक्त। उसी तरह से अगर हमने लिखा यहां पर सुषमा या सुषुप्त, सुषुप्त, अब देखिए यहां पर सुषुप्त ये भी है, सुषुप्त ये भी है, सुषुप्त ये भी है। अब सवाल आएगा कि इसमें सही कौन है। तो सही को अगर हमने देखा कि नहीं ये सु उपसर्ग से बना हुआ है, तो स में नीचे अ है, उसके बाद अगर हमारे पास ये वाला स आ नहीं सकता, किसी भी हाल में ये वाला भी स नहीं आ सकता, क्योंकि अ ई उ के बाद अगर कोई भी स आ रहा है तो कौन सा बन जाएगा, मूर्धन्य स बन जाएगा। तो ये वाला स मूर्धन्य स होकर के ये सुषुप्त बन जाएगा। इसी तरह से सुस्मिता, तो सुस्मिता है, उ के बाद मूर्धन्य स, अब देखिए यहां दंत स है, दंत स उ के कारण मूर्धन्य स बन गया और ये क्या बन गया, सुस्मिता। ठीक मित्रों, तो अगर हमको इस नियम का पता है कि यदि अ आ ई उ के बाद अगर कोई दंत स दिख रहा है और संधि बन रही है उसकी, तो दंत स मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा और उससे बनने वाले सारे शब्द आपके सामने आ जाएंगे। जैसे मान लो अभिषेक हमने देखा, तो अभि उपसर्ग है, इसमें अभी क्या है, उपसर्ग है। असेक यहां देख रहे हैं दंत स है, ये हो गया मूर्धन्य स, अभिषेक हो जाएगा। इसकी वर्तनी का हमें पूरी जानकारी हो जाएगी कि इसकी वर्तनी क्या है, क्या मांग रहा है। अगर हमको ये नियम का पता है कि मूल स्वर के बाद अगर दंत स आता है तो दंत स मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। अगर ये ज्ञान हमें है तो हम कभी भी अपनी वर्तनी को अशुद्ध नहीं कर सकते। ठीक मित्रों, अब देखिए एक तो हमारा हो गया स का मूर्धन्यीकरण, और दूसरा हम आपको इसी वर्तनी से ही रिलेटेड दूसरा ये दे रहा हूं संधि आपको, जिसको हम कहते हैं त और थ का मूर्धन्यीकरण। हम इसे मिटा रहे हैं मित्रों। एक नियम आपका ऊपर है, उसको ध्यान रखिएगा। हमारे वर्तनी की शुद्धता में ये भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला सिद्धांत है वर्तनी का, उस पर आप गौर कीजिएगा। और इसका नियम क्या है, त और थ का मूर्धन्यीकरण। यहां क्या था, स का मूर्धन्यीकरण, उसका सिद्धांत क्या निकला, मूल स्वर, ये इसका सिद्धांत है। मूल स्वर के बाद अगर दंत स आएगा तो वो मूर्धन्य स बन जाएगा। दूसरा सिद्धांत हम आपको दे रहे हैं, त और थ का मूर्धन्यीकरण। ये भी बहुत ही सटीक सिद्धांत है वर्तनी के दृष्टिकोण से, बहुत ही सटीक सिद्धांत बाबू। ये क्या कहते हैं, इनके बारे में आप जान लीजिए कि त और ठ कब बनेंगे। तो उनके लिए आप इतना जानिएगा कि यदि हम यहां लिख रहे हैं कि पूर्व पद में स आने के बाद, पूर्व पद में क्या आए, स आए, पूर्व पद में स आने के बाद अगर उत्तर पद में त या थ आता है तो त में और ठ में परिवर्तित हो जाएगा। इसको जान लीजिए।
ये दूसरा नियम है इसका। त था का मूर्धन्यीकरण क्या कह रहा है कि यदि स के बाद त या थ आता है तो त में और थ में परिवर्तित हो जाएगा। इस वर्तनी पर आप विशेष रूप से गौर कीजिए। जैसे हमने यहां लिखा आकृष, कृष प्लस त, आकृष प्लस त। तब देखिए श के बाद त आएगा तो ट बनेगा, तो श के बाद त आया ट बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आकृष्ट। ठीक है। निकृष्ट, क्या बन जाएगा? निकृष्ट। हृष प्लस त, हृष प्लस त क्या हो गया? ये हृष्ट। हृष्ट। सृष प्लस ती, सृष प्लस ती, सृष प्लस ती क्या हो जाएगा? ये सृष्टि। ठीक मित्रों, अब आइए देखिए तो ट बन गया। अब हम थ को ठ कैसे बनाते हैं इसका सिद्धांत अब आप देखिए। जैसे हमने यहां लिखा प्रति, नहीं, यहां पर आएगा आपका प्रतिस्थापन। प्रति प्लस स्थापन। अब देखिए यहां पर दो स्थितियां आएंगी। यहां पर स नहीं दिख रहा है, यहां पर स नहीं दिख रहा है। ये वाला सिद्धांत अभी यहां नहीं है, लेकिन चलिए हम पहले इस सिद्धांत से पहले ही हम आपको इसी सिद्धांत को समझाएं। शश प्लस थी, शश प्लस थी। अब देखो श के बाद थ आया तो ठ बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? षष्ठी। ठीक है, षष्ठी बना, सस प्लस थी षष्ठी। अब इस तरह से हम आपको आगे दिखा रहे हैं जिसमें कि श का उतना सिद्धांत नहीं, एक थ का ठ में परिवर्तन जो है वो आएगा। जैसे प्रति प्लस स्थापन। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठापन। प्रति प्लस स्थान। देखिए थ का ठ में परिवर्तन चल रहा है, क्या हो जाएगा? ये प्रतिष्ठान। अनुप्लस स्थान, अनुप्लस स्थान, ये क्या हो जाएगा? अनुष्ठान। अनुष्ठान। नी प्लस था, नी प्लस था क्या हो जाएगा? यहां निष्ठा। अब देखो मेरे मित्रों, आपके सामने त था का मूर्धन्यीकरण दो सिद्धांतों से हुआ कि यदि श के बाद त या थ आएगा तो ट में या ठ में परिवर्तित हो जाता है। अब यहां पर आपको सारी चीजें दिख रही हैं क्योंकि ई उ
आ ई उ के बाद यदि स आएगा तो श बन जाएगा। यहां पर देखिए ई के बाद स आया तो ये स तो ये बन गया मूर्धन्य स। इसको ध्यान से देखिए, ये वाला स बन गया, लेकिन जो थ है ये ठ बन गया। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको दोनों को एक में जोड़ के चलना है कि यदि स्वर के बाद दंत आएगा तो ये भी मूर्धन्य होगा, और यदि श के बाद त आएगा तो ये भी मूर्धन्य होगा। अब दोनों शब्द आपके सामने हैं, ये जितना देख रहे हैं यही वर्तनियां पूछी जाती हैं। 100% इन्हीं वर्तनियों को पूछा जाता है, जो पिछला कल में जो पढ़ाया था वो और आज का ये, क्योंकि इनका परिवर्तन होता रहता है। इनके परिवर्तन को अगर हमारे दिमाग में रहेगा, क्योंकि देखिए एक तो आज मैंने ये बताया, दूसरा ये है, ये क्या है, श का मूर्धन्यीकरण, यानी दंत स का मूर्धन्य श में परिवर्तन किन कारणों से हुआ था। जब मूल स्वर के बाद दंत स आता है तो दंत स मूर्धन्य श बन जाता है। उसके सारे उदाहरण हमने आपको दिया, उस पर गौर कीजिएगा, उनका अभ्यास कीजिएगा। अब आते हैं त थ का मूर्धन्यीकरण। त क्या कह रहा है कि यदि श के बाद त या थ आए तो त में और थ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहां पर हमने लिखा आकृष्ट प्लस त, क्या हो गया, आकृष्ट। तो अगर हमारे दिमाग में ये रहेगा कि ट ये वाला मूर्धन्य ट हमेशा मूर्धन्य में ही आएगा, क्योंकि जब हम आप लोगों को वर्ण पढ़ा रहे थे तो वर्ण में उच्चारण स्थान हमने आपको सिखाया था। जैसे अकुह विसर्जनीयाः कंठ, यानी क ख ग घ अंग, ह आ और विसर्ग एक कंठ के स्थान से होते हैं। इचु यसानाम तालु, यानी चा छ जा झा या ई या और तालव्य श एक तालु से होते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा, टा ठा डा ढा री मूर्धन्य श, री र श और र, ये जो 8 वर्ण होते हैं, ये 8 वर्ण कंठ से है। तो अगर हमारे पास लगने वाला वर्ण मूर्धन्य है तो उसमें लगने वाला श अपने आप ही श की स्थिति बनाएगा। देखिए ट में ये अपनी स्थिति बनाए रहे हैं, इस ट में अपनी स्थिति बना रहे हैं। कब बना रहे हैं, अगर हमको इस सिद्धांत का पता है कि पूर्व पद में श आने पर त बनेगा, थ बनेगा। तो अगर ये दोनों स्थितियां हमारे सामने, दोनों ज्ञान हैं, तो कभी भी हमारी वर्तनी अशुद्ध नहीं होगी बच्चों। ये दो चीजें हो गई। एक चीज और हम आज आपको बता रहे हैं, इन दोनों के अलावा वर्तनी शुद्धि में उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है, उन जिसको हम कहते हैं चागमन। उस सिद्धांत का नाम क्या है, उस सिद्धांत का नाम है बच्चों चागमन, यानी च का आगमन। ये एक ऐसा वर्तनी का सिद्धांत है जो किसी संधि में नहीं मिलता, जो किसी संधि में नहीं मिलता, केवल आपके वर्तनी में ही इसका सटीक उपयोग होता है। तो चागमन क्या कह रहा है, इनका कहा नाम है कि यदि मूल स्वर प्लस छ बराबर चागमन, यानी इस सिद्धांत को देखिएगा, मूल स्वर पूर्व पद के अंत में क्या है, पूर्व पद के अंत में हमेशा मूल स्वर आए, और इस मूल स्वर के बाद यदि इस मूल स्वर के बाद तुरंत क्या आ गए, छ आए, तो चागमन,
छ से पहले च का आगमन हो जाता है। जैसे वी प्लस छेद। अब देखिए यहां पर स्वर के बाद छ आया, अगर हम व को तोड़ेंगे तो व ई प्लस छ और द, तो ई के बाद छ आ गया। तो यदि ई के बाद छ आया तो इस सिद्धांत के मुताबिक च का आगमन हो जाएगा, और च का आगमन होते ही क्या हो जाएंगे ये विच्छेद। इसी तरह से अनुच्छेद, क्या लिखेंगे हम? अनुच्छेद। अनुच्छेद, ये क्या हो जाएंगे? अनुच्छेद। च का आगमन हो जाएगा। यहां हमने लिखा आ प्लस छादन, ये क्या हो जाएगा? आच्छादन। क्या हो गया ये? आच्छादन। तरु छाया, तरु छाया, क्या हो जाएगा ये? तरु छाया। तरु छाया। अब देखो मेरे मित्रों, चागमन, चागमन का मतलब क्या हुआ? यदि स्वर के बाद छ का मेल करते हैं तो छ से पहले च का आगमन कर दिया जाता है। ये आगमन आपको चाहे, जैसे हमने लिखा प्रति प्लस छाया, क्या हो जाएगा? प्रतिच्छाया। तो कोई भी शब्द का आप निर्माण करते हुए आप देख सकते हैं कि जैसे प्र प्लस छादन तो भी प्राच्छादन हो जाएगा, च का आगमन आ जाएगा। तो यदि ई उ अ के बाद छ आता है तो छ में च का आगमन हो जाता है। इसको क्या कहते हैं हम? चागमन। क्या हो जाएगा ये? चागमन। ठीक मित्रों, तो आज की क्लास हम यहीं पर इस 3 सिद्धांत आपको वर्तनी शुद्धि में आज की क्लास में 3 सिद्धांत दिए। श का मूर्धन्यीकरण, त और थ का मूर्धन्यीकरण और च का आगमन। ये आगमन पर 4 फैक्टर्स हैं, जिसमें एक हमने आज आपको दे दिया, च का आगमन। बाकी कल वाली क्लास में हम इसी विषय का और विस्तार करेंगे, जिसमें श का आगमन, श का आगमन ये कैसे होते हैं और हमारी वर्तनी की प्रांजलता और कैसे अधिक से अधिक निखर सकती है, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज की क्लास यही बच्चों, आप लोगों से एक आग्रह है मेरे मित्रों कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो पेइंग क्लास तो है नहीं, आप लोगों के ही लिए मेहनत कर रहा हूं, फ्री ऑफ कास्ट की क्लास है। तो प्लीज़ मेरे बच्चों कम से कम इसका शेयरिंग करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, ये सब आप प्लीज़ न भूलें। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद मेरे मित्रों।